अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूँ एंगुलर मोशन। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर। हम कर रहे हैं एंगुलर मोशन। जो भी चीज़ सर्कल के अंदर घूमेगी तो उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। जैसे हमने पहले ये समझा था कि हमारे पास डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर के अंदर होता है, वैसे ही एंगुलर के अंदर भी होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूमता है तो वो सेंटर के रिस्पेक्ट से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। जैसे हम लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर्स के अंदर, वैसे ही हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं डिग्री में, रेडियन में और रेवोल्यूशन में भी। सबसे कॉमन जो हमारा फेवरेट है वो है डिग्री। अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री अगर हमें कन्वर्ट करनी हो 1 डिग्री को रेडियन में, तो 1 डिग्री इंटू रेडियन का जो फॉर्मूला आपके सामने है वो ये रहा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 में 360 इज इक्वल टू 0.017 रेडियन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है दोस्तों वो है थीटा। याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं थीटा। और ये आपके पास एस यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एस हमारे पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज सिंपल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम, बट now we are talking about angular velocity, so means angular displacement dividing by time. angular displacement को आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी। ये आपका आंसर, ये आपका फॉर्मूला बना। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बना। जब आपने एंगुलर वेलोसिटी को निकाल लिया तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की, तो उस केस के अंदर टाइम अप्रोक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो होता है और यही चीज़ आपके पास लिख दी जाती है। ओमेगा का अपना फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडिंग बाय एफ डिवाइडिंग बाय टी, या आप 2 पाई इंटू एफ कह सकते हैं। क्यों एफ आए? क्योंकि देखिए ये अपाउंड में टी था, 1 डिवाइडिंग बाय टी इस फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वजह से हमने 2 पाई एफ लिख दिया। इसकी वजह से आपके पास 1 आरपीएम किसके बराबर है? 2 पाई डिवाइडिंग में 60 डिग्री रेडियन पर सेकेंड्स के बराबर हो जाता है। इसके अंदर हम रूल्स भी लगाते हैं जिसको हम राइट हैंड रूल फॉर द एंगुलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ घूम रही है तो हम सीधे हाथ की मदद से राइट हैंड रूल को अप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। अब जरा देखिएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 इक्वेशन है मौजूद। पहली है एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एस डिवाइडिंग बाई टी। आप इसको उल्टा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी टी। सिमिलरली एस इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए। इन तीनों फॉर्मूलों को हमने सॉल्व किया। सॉल्व कुछ इस तरीके से किया कि हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा का एक फॉर्मूला आया और इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ और फॉर्मूलेज आए। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट आपको समझाने का है वो ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट ऑफ टाइम है तो मैं नहीं समझता कि आपको डेरिवेशन खुद सारी करनी चाहिए। आप डेरिवेशन करें, मगर वो करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आई हुई हो। और लेट से कि अगर आपको डेरिवेशन करने का भी टाइम नहीं मिलता तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको ये फॉर्मूले रटे हुए हों। ये आपके पास लीनियर मोशन का फॉर्मूला है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोशन का फॉर्मूला है। अगर आप बात कर रहे थे वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, तो अब आप बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जिसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन एसी की। एसी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका जो फॉर्मूला है वो है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर। एक फॉर्मूला है। इसके अंदर अगर हम वी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते विच इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी की जगह पे स्क्वायर यानी आर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया आर ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास आया ए सी। इट्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बेटा एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं ए सी की जगह पे ओमेगा की जगह पे आपने क्या लिख दिया? 2p डिवाइडिंग बाई टी, जो कि आप ऊपर करके आए थे। आपने जब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट की तो आपके पास एक तीसरी इक्वेशन आंसर आया ए सी का, विच इज 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एफ स्क्वायर। जब आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात की तो अंडरस्टूड है कि अब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। तो आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता था। अब ए की जगह पे आप बार बार 1 2 3 तीनों इक्वेशंस को पुट करेंगे, यानी वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर एक दफ़ा करेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन को करेंगे, फिर तीसरी इक्वेशन को करेंगे, तो आपके पास 3 सेंट्रीपिटल फोर्सेस के फॉर्मूले आ जाएंगे। अब जरा देखिएगा, हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कॉज बाय द टेंशन फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसको हम सर्कल के अंदर गोल गोल घुमाते हैं तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा, जो कि इस डायग्राम में आपको इस
एरो से भी नज़र आता है, मगर जब हम इसकी टेंशन की बात करते हैं तो ये टेंशन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। ये दोनों काउंटर बैलेंस होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग रोड की, यानी बैंकिंग कर्व की बात करते हैं। जो हमारे स्पीड के ट्रैक होते हैं, रेसिंग कार का ट्रैक है या बाइक का ट्रैक है, साइकिल का ट्रैक है, तो उसके अंदर जो रोड बनाया जाता है उसके अंदर कोई एंगल दिया जाता है। क्यों एंगल दिया जाते हैं? क्योंकि ये कार अपनी जगह से अपने ऑर्बिट को स्किड ना कर जाए, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, इसकी वजह से आप कोई ना कोई एंगल देते हैं और उसको हम कहते हैं बैंक कर्व। और बैंक कर्व की अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे एंगल बना, कुछ यहाँ पे एंगल बना, तो ये थीटा है। थीटा की अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, या परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट क्या होता है? बेस। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास बेस। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला किसके अंदर लिखा जाता है भाई साहब? साइन थीटा के साथ लिखा जाता है। तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर, क्योंकि ये वो फोर्स है जो कि कार को सेंटर की तरफ ले जा रही है, इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आया है। सिमिलरली आपके पास अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा, इसका बेस ज़रा गौर से देखिएगा, इसका है बेस। इसका जो बेस है वो कॉस थीटा की मदद से आएगा, और वो किससे बैलेंस हो रहा है? काउंटर बैलेंस हो रहा है वेट से। तो इसकी वजह से हमने वेट को किसके बराबर लिया है? एन, यानी न्यूटन फोर्स इनटू कॉस थीटा के बराबर। जब हम इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे करके दिखाई। ये दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास आया एम वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर, और यहाँ पे आया साइन डिवाइडिंग बाय कॉस टेंजेंट के बराबर है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर जी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है और यहाँ पे प्रिंटेड भी मौजूद है। ऑर्बिटल स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूमता है तो उसको एक खास स्पीड पे रहना पड़ेगा, वरना तो वो उस ऑर्बिट को मिस कर जाएगा, यानी वो सेंटर की तरफ भी आ सकता है और वो अवे फ्रॉम द सेंटर भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट दुनिया के गिर्द घूमती है, मगर एक खास ऑर्बिट के अंदर घूमना चाहती है, तो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है और ये कितने टाइम में इस दुनिया का कंप्लीट करेगी रोटेशन, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमने सेंटीमीटर फोर्स निकाली। सेंटीमीटर फोर्स है एम वी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय आर। एम का मतलब है मास ऑफ द सैटेलाइट। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज एम एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडिंग में दोनों के दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दोनों चूंकि फोर्स हैं तो इन दोनों को हमने आपस में कंपेयर कर लिया और यहाँ से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, तो मेरे पास आंसर आया है ये। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, हमने लिख दी। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू फिक्स है, हमने लिख दी। रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू फिक्स है, हमने लिख दी। इन सारी चीज़ों को पुट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी तो आ गई, बट व्हाट अबाउट द टाइम? इस स्टेशनरी सैटेलाइट को इस पूरे दुनिया को तवाफ देने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हम अब काम कर रहे हैं। यानी वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था 2 पाई आर डिवाइडिंग बाय टी। इसके अंदर जब हम v का स्क्वायर करेंगे तो इन सारी चीज़ों का स्क्वायर कर देंगे। अब जब हमने इन सारी चीज़ों का स्क्वायर किया और आपस में कंपेयर किया, यानी इक्वल किया, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद था। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं बताऊं तो ये रहा वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस के बराबर। अब v की जगह पे मैंने एक नया फॉर्मूला लिख दिया है, जो कि मेरे पास है बेटा ये 2 पाई आर डिवाइडिंग बाय टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से t को जब मैं सॉल्व करूँगा इस पूरी इक्वेशन के लिए, तो मेरे पास t का आंसर का फॉर्मूला बनेगा ये। इसके अंदर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है 4 पाई आर, यानी रेडियस का स्क्वायर एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल के अंदर घूमता है तो उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और उसका सिंबल है बेटा एल। एल इज इक्वल टू एम आर। आर इज रेडियस, एम इज अ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जैसे हमें ऑलरेडी पता है, इट्स चेंज, इट रेजिस्ट द चेंज। लॉ, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ भी यही कहते हैं, इट रेजिस्ट द चेंज। इसकी वजह से यहाँ पे इसका फॉर्मूला आया एम आर का स्क्वायर। आप चाहें तो इसकी डेरिवेशन कहें, चाहें तो ना कहें। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उन सब के अपने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर आपके पास कंप्लीटली सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। अगर आपके पास हॉलो सिलेंडर है तो उसका फॉर्मूला ये रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, और अगर आपके पास स्फेयर है तो स्फेयर का फॉर्मूला ये रहा। हमें ये याद रखना चाहिए कि आपके पास हमेशा चीज़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्व रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट इनर्शिया आपको ये समझाता है कि जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में था उतना ही आफ्टर द रिएक्शन या एक्शन के बाद जितना होगा उतना ही रहेगा। एक तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम ये सवाल करते हैं कि भाई आपके पास एल आपको निकालना है जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 के बराबर है और रेडियस उसका 0.5 के बराबर है, और ये हमारे पास एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला था एम आर का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आया 0.5। व्हाट इफ अगर हमारे पास एक सिलेंडर दूसरा है
अब वो हॉलो सिलेंडर है, उसका आउटर इनर रेडियस है 0.4, आउटर रेडियस है 0.5। जब हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास उसका आंसर आया ही है। सिमिलरली अगर स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर उसका रेडियस पुट करेंगे और उसका मास पुट करेंगे तो उसका आंसर आया ही है। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम इन द मेथड ऑफ एंगुलर मोमेंटम मेजर। अब जरा देखिएगा, हमारे पास एल है, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। पी इज लीनियर मोमेंटम, एल इज एंगुलर मोमेंटम। पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का हटाया तो साइन लिखा। पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम वी यानी मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व होने के बाद एम वी आर विच इज एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब इसकी कोई डेरिवेशन है, चाहे तो करें चाहे तो छोड़ दें, इट्स अप टू यू। सिमिलरली अगर आपके पास टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो मोमेंट आर्म चाहिए होता है और अप्लाइड फोर्स चाहिए होती है। याद रखिएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, आंसर में भी वेक्टर आएगा। इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताते हैं, सीसॉ की एग्जाम्पल, रिंच की एग्जाम्पल। अगर एक आपके पास नट है, उसको आपको खोलना है। अगर आपके पास ये जो रेंच है, अगर इसका हैंडल लंबा है तो आप इजीली खोल पाएंगे, अगर नहीं है तो आपको बहुत जान लगानी पड़ेगी। सिमिलरली विद द डोर ओपनिंग, दरवाज़ा जितना बड़ा उसको खोलना उतना ही आसान। टॉर्क की हमने एग्जांपल कर ली, टॉर्क की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क भी वही रहेगा, बिफोर आफ्टर द सिस्टम टॉर्क उतना ही रहता है। अब यहाँ पे दूसरी बहुत सारी डेफिनेशन है, स्ट्रांगली सिटेड, उसको सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल से याद करने की ज़रूरत नहीं है, पास पेपर याद करिएगा, वो ज़रूर देखिएगा। अब हमको दूसरी डेफिनेशंस की बात करते हैं। इनर्शिया के लिए हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है। ये फैक्टर्स हैं जिसमें इनर्शिया डिपेंड करता है। मास का मैग्नीट्यूड, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। शेप और ज्योमेट्री, शेप जितना मुख्तलिफ उतना आपका इनर्शिया मुख्तलिफ हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशन, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 130 डिग्री पे, एक्सेट्रा। और इसी तरीके से आपके पास ये कुछ दूसरी डेफिनेशंस हैं। अब ये याद रखिएगा, ये हमारे पास वेक्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब इसके साथ डायरेक्शन होगी, फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और उसके बाद जाके ये सॉल्व होगा। और सिमिलरली अब हम इसकी बात करेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स की, जो कि जिसके लिए मैं एक अलग से दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।